नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। यानी कि आप जो भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, तो उसको आप पढ़ाई करने के बाद, उठने के बाद उसको सोचें ज़रूर, है ना, कि आज का ये पढ़े थे, इसका आंसर ये हुआ था। ये अगर आदत आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपकी इतना फ़ायदा होता है कि यूँ समझिए कि 2 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे के बराबर हो जाती है। इसलिए सोचना ज़रूर, कोई भी काम करते रहें, है ना, आप कहीं भी पढ़ाई करके उठे, कोई भी काम कर रहे हैं तो सोचते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आदतों में शामिल ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कौन करता है, तो ये करता है योजना आयोग करता है, ठीक है। जो कि योजना आयोग तो अभी नहीं रहा, योजना आयोग के नाम, जो योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया गया, अब नीति आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ पर रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे ये पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार करता है योजना आयोग। ये क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में हुआ था। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में है सुमन बेरी है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो सीईओ है वी.आर. सुब्रमण्यम है, सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है, ठीक है, याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, कौन सा, तो 1951 से 56 था पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 से 2017 तक था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी, तो भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी, तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है 3, 1991 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, यानी किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। अच्छा, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक। और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। बस इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि आज नवरत्न का अर्थ है, तो नवरत्न का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नवरत्न है कि केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया एक दर्जा है, ठीक है, नवरत्न उसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितना है, तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या है 13, ठीक है। और नवरत्न कंपनी कितना है, तो वो है 16, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, या तो इनमें से कौन महारत्न कंपनी है। तो आपको महारत्न कंपनी कौन कौन है 13, वो एक बार याद रखना है, मतलब सरसरी निगाहों से 1-2 बार जरूर पढ़ लेना है, तो आपको याद रहे कि महारत्न कंपनी कौन कौन सा है 13, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी है, इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। तो 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि महारत्न कंपनी कौन कौन सा है। तो एक बार आप यहाँ सरसरी निगाहों से देख लीजिए कि भारत में अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी है, जो सूची है 2024 में कौन कौन सा है वो देख लीजिए, ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक ना।
तो इसमें जैसे पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी इसे कहा जाता है भेल, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भेल हो गया। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी BPCL, ठीक है। तो इसको आप क्या है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको याद करवाते हैं कि याद इसे कैसे रखना है, ठीक है। ये देखिए सात ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर ये हो गया, बाकी ये, ठीक है। तो ये टोटल 13 है महारत्न कंपनी है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए पहले आप याद करिए इस तरह से, गेल भेल सेल, है ना, गेल, ऐसे याद कर लीजिए, गेल सेल भेल, है ना, गेल सेल भेल, जैसे कि गेल में आ जाता है ये भारतीय, है ना, GAIL, है ना। तो इसको याद ऐसे रख लेना है, गेल से क्या, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। तो एक मोटा मोटी अगर ऐसे याद रख लीजिए तो आपको याद रहेगा, जैसे गेल सेल भेल, ये 3 हो गया, गेल सेल भेल NTPC, ये 4 हो गया, ठीक है, गेल सेल भेल NTPC, है ना, गेल सेल भेल NTPC, ये 4 हो गया। फिर BPCL HPCL, 4 2 6 हो गया, है ना। फिर से समझिए, गेल सेल भेल NTPC, BPCL HPCL, ठीक है। BPCL मतलब क्या होता है, देखिए ये BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो HPCL हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको याद करवाते हैं सिर्फ। जैसे फिर समझिए, गेल सेल भेल NTPC, BPCL HPCL, ये 6 हो गया। और 3 गो ये याद रखिए, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर OIL, है ना, IOCL, है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखिए OIL, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और एक CIL, ये कोल इंडिया लिमिटेड। तो उधर 6 हुआ था, कौन कौन सा, गेल सेल भेल NTPC, BPCL HPCL 6, और 3 ये है IOCL, OIL और CIL, 6 3 हो गया। और अब याद रखिए ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, है ना, 9 के बाद 4 ये रखिए ONGC, ठीक है। एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक है REC, है ना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC। तो ये हो गया टोटल, कितना हो गया, टोटल 13 हो गया, ठीक है। एक बार फिर समझिए, गेल सेल भेल NTPC, ये 4 हो गया, BPCL HPCL 6 हो गया, IOCL OIL और CIL, ये हो गया 6 3 9, और है 10वां है ONGC, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। तो ये 13 महारत्न कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोडवेट संबंधित है, तो मोडवेट किससे संबंधित है ना, मोडवेट ये संबंधित है उत्पाद शुल्क से है, मोडवेट संबंधित है उत्पाद शुल्क से है, ठीक है। मोडवेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मोडवेट, ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है मोडवेट का संबंध, ठीक है। अब इसी तरह के 2 प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे एक तो मोडवेट हो गया, इसका संबंध है किससे, उत्पाद शुल्क से, और एक है सेनवेट, सेनवेट का संबंध भी उत्पाद शुल्क से है ना, सेनवेट का संबंध भी उत्पाद शुल्क से, और एक है वेट, ओनली वेट है ना, VAT, वेट वैल्यू एडेड टैक्स। तो वेट का संबंध किससे, तो बिक्री कर से, ठीक है। तो मोड वेट और सेन वेट ये संबंधित है उत्पाद शुल्क से, और वेट जो है ये संबंधित है किससे, बिक्री कर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी, कर संरचना सुधारों के लिए गठित कमेटी कौन सी थी, तो ये चिलैया समिति थी, यानी चिलैया, डायरेक्ट ऐसे उल्टा के भी पूछा जाता है, चिलैया समिति का संबंध किससे है, तो चिलैया समिति का संबंध कर सुधार से संबंधित है ना, कर संरचना संबंधी सुधार से संबंधित है। इस तरह के और भी प्रश्न पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक आता है नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, तो नरसिम्हम समिति ये बैंकिंग सुधार से है। और एक आता है गरीबी के आकलन के लिए संबंधित कौन सा,
वो समिति है? तो वह सुरेश तेंदुलकर समिति है, गरीबी के आकलन के लिए संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? गरीबी के आकलन से। और एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है, ठीक है। आप देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और खास करके जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है वो भी एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से जैसे स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखना है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, है ना। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है। और भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सेबी, है ना। सेबी करता है, हाँ ठीक है, सेबी करता है। तो भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये स्थित कहाँ है? तो ये मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी मुंबई में है, ठीक है। और सेबी का मुख्यालय तो मुंबई में है। और सेबी का वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर में आपको याद रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष अभी, और सेबी का पहली महिला अध्यक्ष भी है वो माधवीपुरी बुच है, ठीक है। सेबी का पहली महिला अध्यक्ष पूछे या तो वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो माधवीपुरी बुच है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और इस सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी नहीं है? तो इसमें से कौन सी दवा कंपनी नहीं है? तो कैडिला एक दवा कंपनी है, ठीक है, कैडिला दवा कंपनी है। और ये प्रो काइजर भी दवा कंपनी है। और रेन वैक्सी भी दवा कंपनी है। ये सेवरोन जो है ये दवा कंपनी नहीं है। सेवरोन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम है, ठीक है। तो सेवरोन एक दवा कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया, कई बार पूछा गया, ठीक है। और ये बार बार रिपीट भी होता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन, है ना। इसका करेक्ट आंसर रहता है वर्गीज कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे मालूम? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ये जो आया है श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। अब इस टाइप के 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आता है। एक तो श्वेत क्रांति का जनक हो गया, एक आता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जिसे 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक था ये मोहम्मद यूनिस था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद यूनिस। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस था, ठीक है। अच्छा, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? उसका नाम क्या है? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, है ना। प्रथमा ग्रामीण बैंक ये भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ठीक है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म दिवस पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को यूपी के मुरादाबाद में हुआ था, ठीक है। अब रही बात बैंक से रिलेटेड आया ना, बैंक से तो एक कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। जैसे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI है। और RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो रिसर्च इन मोशन ये किसके निर्माण से? तो ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। तो ब्लैकबेरी किस देश की कंपनी है? तो ब्लैकबेरी कनाडा की एक कंपनी है, ठीक है। तो याद रखना है रिसर्च इन मोशन ये संबंधित है ब्लैकबेरी के निर्माण से। और ब्लैकबेरी जो है ये कनाडा की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि का भारतीय GDP में लगभग
कितना प्रतिशतता में योगदान है? तो जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 25% योगदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, लेकिन अभी वर्तमान में कृषि का योगदान कितना है? तो 18 से 19% भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान है। ठीक है, अच्छा, भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? ये क्वेश्चन आता है। तो सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का ये या तो तृतीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत के जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो आयात निर्यात करते हैं, जैसे कि अपने देश से माल को बाहर भेजते हैं और या तो वहाँ से लाते हैं, तो आयात निर्यात होता है, तो वो सीमा शुल्क होता है ना। इसका करेक्ट आंसर है सीमा शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क कौन सा कर है? तो सीमा शुल्क हो जाता है अप्रत्यक्ष कर, है ना। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब आयात निर्यात से आया है, तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद। ठीक है, अच्छा, आयात निर्यात से एक क्वेश्चन और है कि निर्यात और आयात बैंक की स्थापना कब हुआ था? निर्यात और आयात बैंक यानी एक्जिम इसका नाम दिया गया है ना, एक्जिम यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, और एक्जिम बैंक की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ तो ये हो गया कि आपका सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सीमा शुल्क है अप्रत्यक्ष कर। आय कर कौन सा कर है? तो आय कर हो गया प्रत्यक्ष कर है, और व्यापार कर भी प्रत्यक्ष कर है, और उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है ना। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। देखिए, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि जो नॉर्मल सब बैंक है, ये बैंक जो है ये आरबीआई को ऋण देता है। आरबीआई को ऋण देता है, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ठीक है, जो बैंक है ना, देखिए बैंक क्या है, अधिकतर क्या है, ऋण कौन देता है? ऋण देता है आरबीआई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ऋण देता है बैंकों को। ठीक है, अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो ये रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, रेपो रेट कहलाता है। और जब आरबीआई को देता है रेपो रेट, बैंक जब आरबीआई को ऋण देता है, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब रही बात है आरबीआई का। आरबीआई से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर सभी एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। और केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो मतलब केंद्रीय बैंक अभी भारत का कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। ठीक है, और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख था। ठीक है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था। आरबीआई का अगर सिंपल पूछ दे कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन भारतीय गवर्नर पूछे तो वह है सीडी देशमुख है। और वर्तमान में भी करंट अफेयर में भी आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग है एक। तो योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग यानी कि इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है ना, ये गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। तो गैर संवैधानिक निकाय है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर है कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है, योजना आयोग क्या है? तो कार्यकारिणी निकाय है। और योजना आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपको बताएं, आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 में हुआ था। योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग हो गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अब 1952 में जब भी आए तो आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था, है ना। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको दिमाग में अगर पढ़े हैं कभी तो तुरंत दिमाग में आ जाता है ना। राष्ट्रीय यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का फुल फॉर्म हो गया ये एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुआ? 1952 में हुआ था। यानी 4 चीज़ों की स्थापना 1952 में हुआ। एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि फिर समझिए, लोकसभा का गठन 1952 में हुआ, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 1952 में हुआ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडको क्या है ना। हुडको क्या है? तो हुडको क्या है? तो देखिए हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम? हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग, है ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? गृह एवं शहरी विकास निगम। तो इसका हुडको क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गृह एवं शहरी विकास निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरिल लिंच है। तो मेरिल लिंच क्या है? तो मेरिल लिंच एक अमेरिका की निवेश कंपनी है ना, अमेरिका का एक निवेशी कंपनी है ये मेरिल लिंच, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न का मिलान करें। तो निम्न का मिलान करना है, पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 था, ठीक है, 1951 से 56 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 1956 से 61 था, लेकिन ये वार्षिक योजना ये कब हुआ था? तो वार्षिक योजना हुआ था, वार्षिक योजना कब हुआ था ना? वार्षिक योजना कब हुआ था? पहले बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? ये हुआ था 1969 से 74। और एक योजना अवकाश कहलाता है 1966 से 69, ये वार्षिक योजना भी कहलाया था, ठीक है। और रोलिंग प्लान कब हुआ था? ये हुआ था रोलिंग प्लान 4 का सी हो जाएगा 78 से 79, है ना, 1978 से 79। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखना है कब कब हुआ था, ये चीज़ें याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और वार्षिक योजना ये 1966 से 69 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और रोलिंग प्लान 1978 से 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। तो ये कहाँ होता है ना? देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है मालूम? ये होता है होशंगाबाद में होता है, ठीक है। होशंगाबाद कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है और होशंगाबाद का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? नर्मदापुरम, ठीक है। होशंगाबाद अब नाम नहीं है ना, होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम है, ठीक है। अब इस टाइप के 2-3-4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो है कि जैसे यहाँ पूछा है देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए, है ना, मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। इसका इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल है, ठीक है। अब इस तरह के एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, ठीक है। सारे चीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और वीडियो पॉज करके एक बार या तो दोबारा देख लीजिएगा तो आपको याद भी रहेगा और नोट कर लीजिएगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो ये नासिक में है, ठीक है। और एक है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो ये हैदराबाद में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस 4 जगह पर है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ है? नासिक, देवास और सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में,
और एक है कर्नाटक के मैसूर में। 4 जगह देखिए, नासिक हो गया महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश, और सालबोनी बंगाल, और मैसूर कर्नाटक। ये 4 जगह फिर समझिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है टकसाल कहाँ कहाँ है? तो टकसाल यानी कि जो सिक्के ढाले जाते हैं वो भारत में कहाँ कहाँ है? तो वो है मुंबई में है, हैदराबाद में है, और कोलकाता में है, और नोएडा में है। इसे याद ऐसे रख लेना है, महकना, है ना। टकसाल कहाँ कहाँ होता है? इसे याद रखना, महकना, यानी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में ये टकसाल है, ठीक है। 4 जगह भारत में टकसाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। ये किस देश के साथ सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ हो चुका है, ठीक है। और बांग्लादेश से कुछ प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, तुरंत रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे बांग्लादेश से क्या आता क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक सीमा से साझा करता कौन सा देश? तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है तो ये बांग्लादेश करता है भारत के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो त्रिपुरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, और बांग्लादेश के वर्तमान अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, और वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है? यानी कि आरबीआई का गवर्नर इसमें से कौन नहीं रहा है? तो आप रेगुलर अगर पढ़ाई करते हो इसमें रिलेटेड है तो आपको याद हो जाएगा, है ना। याद होगा कि बिमल जलान ये आरबीआई का गवर्नर था, और सी रंगराजन तो हाल ही फिलहाल में ही था, और डी सुब्बा राव भी आरबीआई का गवर्नर था, ठीक है। तो ये सब रह चुके हैं, लेकिन ये अरूप राय चौधरी ये आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। और आरबीआई से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रिवीजन कर लेना तुरंत, है ना। देखिए रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी में चीज़ों को याद करने में आसान हो जाता है और याद रहता है। तो रिवीजन जितना जब भी मौका मिले बार बार रिवीजन करें। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, आरबीआई से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। और आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ओसबर्न स्मिथ था। लेकिन आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो वो सीडी देशमुख था। और वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट, है ना। तो जस्ट डू इट यानी इसे तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, इसे तुरंत करना है। जस्ट डू इट ये किसका है? तो ये है नाइक कंपनी का, है ना। नाइक का आप देखते होंगे जो आता है जूता या टोपी भी आता है, नीके लिखा रहता है ना, नाइक। तो इसकी है ये वाक्यांश है जस्ट डू इट है, ठीक है। अब इसी तरह एक और है कि एक साथ हम कर सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं, इसका क्या होता है? देखिए एक साथ हम कर सकते हैं, ये टैगलाइन किसका है? तो ये केनरा बैंक का टैगलाइन है ना, टुगेदर वी कैन, ये केनरा बैंक का है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है, ई किसके लिए आता है? यानी कि ईएमआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? उसमें पूछा गया है कि ई का क्या होता है, ठीक है। तो ई का होता है इक्विटेड, है ना, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, याद रखना है। इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना, ठीक है, ध्यान रखना है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड, ये वाला इक्विटेड होगा, और मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, यानी कि अभी इक्विटेड पूछा है आपको, एम का पूछ दे तो मंथली, आई का पूछ दे तो इंस्टॉलमेंट इसका आंसर होता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो विक्रय कर है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि विक्रय कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब क्या प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यूटीआई बैंक जो अभी एक्सिस बैंक है इसका पहले नाम क्या था? यूटीआई बैंक, ठीक है।
तो यूटीआई बैंक का ही नाम अब एक्सिस बैंक है, ठीक है, तो याद रखना है। और यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था। और यस बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए फेमस है, ठीक है, हाथी का प्राकृतिक आवास है। आज का क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, है ना। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।